हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 तारीख से 10 फरवरी से मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डलवाई थी कि मैं आप लोगों के एलएलएम की, जुडिशरी की और सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस और आपके जो एलएलबी बच्चे कर रहे हैं उनके जो लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। मैं क्लासेस काफी टाइम से कह रहा हूं पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने एक एग्जैक्ट डेट रखी कि 10 तारीख से आप लोगों की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, 10 फरवरी से। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हर जगह रहते हैं। चाहे आप एलएलबी दे रहे हो, चाहे आप एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ला पूछा ही पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, उस क्लास की लिंक हम आपके इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो मेरी क्लास है कॉन्ट्रैक्ट ला की, ये आपको 12 बजे, कितने बजे? 12 PM दोपहर पे या लाइव मिल जाएगी, पर डे लाइव मिल जाएगी, या फिर आपको ये 12 बजे इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा अगर ये रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। ये बात ध्यान रखना, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। देखो, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पहली क्लास में कुछ बेसिक चीजें सीख ली थी कि संविदा होता क्या है, संविदा किन लोगों से किया जा सकता है, संविदा के प्रकार कितने होते हैं और संविदा की शुरुआत कहां से होती है। देखो, आपके एग्जाम में 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, कर सकता, ठीक है। फिर कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बिल्कुल सही हो गया, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसमें कोई भी लीगल फॉल्ट नहीं है, हो गया, कोई भी लीगल फॉल्ट नहीं है, लीगल फॉल्ट नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे? पालन करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को पालन करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, उसके बाद हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो हम अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो हमें क्या देना होगा? कंपनसेशन देना होगा। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, कितना? 1 से लेकर 75 तक इन्हीं सवालों में उलझा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे गलत हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम किन तत्वों को मिला देते हैं तो वह तत्व हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करार कर देंगे, इलीगल बना देंगे, ठीक है। फिर कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया, कॉन्ट्रैक्ट को मेजर और साउंड व्यक्ति ने बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी मिसकंसेप्शन के, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फ्री कंसेंट भी उसमें शामिल हो गई और कॉन्ट्रैक्ट आपका फोर्स में आ गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले उसे आप ब्रीच कर देते हो तो आपको कंपनसेशन देना होगा, आपको क्या देना होगा? जुर्माने की भुगतान देनी होगी, कहीं ना कहीं कंपनसेशन होगा। क्यों कंपनसेशन देना होगा? क्योंकि जिस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वह संविदा पूरी ही नहीं हुई, उससे पहले आपने
कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो कहीं ना किसी जो एग्री पार्टी होगी, जो पीड़ित पक्ष होगा, उसका नुकसान होगा ही होगा। तो हमें इन तथ्यों का ध्यान रखना है और इसी के आधार पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या जाना उसको आज हम अपनी इस क्लास में रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम सेक्शन वाइज सेक्शन बढ़ेंगे। पहले हमने सोचा था कि हम देखो जो उससे रिलेटेड सेक्शन आते रहेंगे उसको हम वहां पे गो थ्रू करते रहेंगे, रिफर करते रहेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग सबसे पहले सेक्शन सारे याद कर लीजिएगा, सेक्शन की रेंज याद कर लीजिएगा, कितने चैप्टर हैं वो याद कर लीजिएगा। टोटल 11 चैप्टर थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, जिसमें आपका जो 11 चैप्टर है वो क्या बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया 1932 में, हटा दिया गया 232 से 239 से 239 से 267 तक जो प्रोविजन थे उसको हटाकर एक एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। तो आज हम अपनी इस क्लास में बेसिक चीजें कॉन्ट्रैक्ट की कवर करेंगे। देखो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या जरूरी है। देखो एक व्यक्ति ने ऑफर किया आपसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरी बाइक खरीद लो। उसने कहा ठीक है मैं आपकी बाइक खरीद लूंगा, लेकिन राम ने कहा कि मुझे बाइक के 50,000 रुपए चाहिए। अब अगर श्याम 50,000 रुपए बिना किसी जोर दबाव के देने को तैयार हो जाता है, फ्री कंसेंट के, तो यहां पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को क्या मिल रहा है, लीगैलिटी मिल रही है। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद यह देखा जाएगा कि दोनों जो राम और श्याम हैं क्या वो कंपिटेंट हैं, क्या वो उस लायक हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसके तथ्य चेक किए जाएंगे। तो ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस के बाद क्या हुआ, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के बाद आपका कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन के बाद एग्रीमेंट हुआ, और जब किसी एग्रीमेंट को इनफोर्सेबल बाय लॉ कर दिया जाता है, लॉ के द्वारा फोर्स में लाया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो ए है, ए इसने बी को ऑफर किया, ऑफर बाइक लेने के लिए, बी ने बोला कि ए ने ऑफर किया और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, बी ने एक्सेप्ट किया। फिर ए बोला कि ठीक है मैं 50,000 रुपए लूंगा। बी ने बोला ठीक है मैं 50,000 दूंगा। यहां तक क्या हुआ, इनके बीच में, देखो यहां पे इनके बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। इन्होंने क्या दिया, एक प्रपोजल दिया। अभी हम लोग आगे इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक्सेप्ट किया और जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉमिस बन जाता है। अब इतनी सारी चीजें तो हो गई, इन्होंने क्या किया, प्रपोजल दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के बाद देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक। अब इस ऑफर को हम प्रपोजल भी पढ़ सकते हैं, क्या, प्रपोजल, ठीक। फिर प्रॉमिस तो बन गया भैया। अब क्या कहेगा आपका ए कि ऐसे तो मैं बाइक दे नहीं दूंगा, हमें क्या चाहिए आपसे 50,000 रुपए। तो जैसे वो 50,000 हुआ वो क्या हो गया, कंसीडरेशन, क्या हो गया, प्रतिफल, कंसीडरेशन। और जब प्रपोजल प्लस कंसीडरेशन बना तो क्या हो गया, एग्रीमेंट। एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक आर्टिकल को छोड़ के, एक सेक्शन को छोड़ के, सॉरी आर्टिकल मैंने बोल दिया, एक सेक्शन को छोड़ के कहीं भी आपका ये नहीं बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन मिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन चला गया, कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वह कॉन्ट्रैक्ट निष्क्रिय हो जाएगा, वह कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी।
उस संविदा की वैल्यू फिर कोई वैल्यू नहीं होगी, वो संविदा आपकी शून्य हो जाएगी। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप क्लास स्टूडेंट्स। एक बात और नोट करना आप लोग कि एग्रीमेंट अभी तक आप उसे क्या नहीं करा सकते। अगर ये एग्रीमेंट पे मामला आप छोड़ देते हो, कहते हो कि एग्रीमेंट के आगे हम कोई कार्य नहीं करेंगे, आप ये बात ध्यान रख लो, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बड़ी फॉल्ट कर रहे हो। क्योंकि इस एग्रीमेंट को जब तक आप इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करोगे, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करोगे, लॉ के द्वारा इनफोर्स नहीं कराओगे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं प्रोविजन पे और प्रोविजन को ध्यान से देखते हैं। देखो कई बार अगर आप एलएलबी के एग्जाम दे रहे हो तो आपसे माइनर पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्री कंसेंट किस आर्टिकल में किस सेक्शन में दिया हुआ है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कंसेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये हम लोग क्रमबद्धता पढ़ेंगे, सारी चीजें क्रम वाइज पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से बैठी रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग बियर एक्ट खोल लो, जितने सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं या एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो, आप लोग बियर एक्ट ओपन करके बैठा करो। बियर एक्ट से क्या होता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। चलो हमने बोला था कि हम लोग किससे पढ़ेंगे, सेक्शन, इस क्लास में सेक्शन 3 to 9 कंप्लीट करेंगे, 3 to 9 कंप्लीट करेंगे। देखो सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है, एक बात आपको बताएं, जो आपका सेक्शन 3 to 9 है बहुत इजी है। बस होता क्या है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़ा कॉन्टेक्ट को काफी ज्यादा ले लेते हैं कि ये लाइट है, काफी ज्यादा इजी है, इस वजह से हमारे एग्जाम में कॉन्टेक्ट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और सेक्शन क्या कहता है उसको आपको हम बिल्कुल नोट करा देंगे, अपनी बियर एक्ट में भी उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए सेक्शन 3 कहता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। क्या स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट, communication, acceptance and revocation of proposals। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कैसे वो एक्सेप्ट करेगा, आपने ऑफर दिया तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, ठीक है। रिवोक मतलब तोड़ना, खंडित कैसे करेगा, आपने मान लीजिए किसी ने एक व्यक्ति को ऑफर दिया कि मेरी बाइक खरीद लो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसका अचानक दिमाग बदल गया कि मुझे ये बाइक नहीं चाहिए, इस बाइक का इंजन नहीं सही है, किसी के द्वारा उसे पता चला, तो वो कैसे तोड़ेगा, क्योंकि उसने तो उसके ऑफर को होल्ड पे रख दिया है, तो उसको तोड़ेगा कैसे वो, ये बताया जाता है आपका रिवोकेशन में ऑफ प्रपोजल, किसी प्रपोजल को। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखो, आप पहले इस पे नोट कर लो कि कोई भी ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन किसी भी प्रपोजल का कैसे होता है, या तो कोई एक्ट करके, या कोई कार्य करके, या ओमिट करके, या कोई लोप करके। सिर्फ 2 वर्ड बताई गई है आपके पूरे इस सेक्शन में, या आप कोई कार्य करके बताते हो, या ओमिट करके, लोप करके बताते हो। टेंशन मत लो, अभी एग्जांपल के साथ सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे, करके की जा सकती है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मेरा एक दोस्त है अतुल, मैंने उससे कहा अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो, मैंने कहा अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो। अब वो क्या कर रहा है, वो फोन करके मुझे बोला हाँ ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, सर हिला दिया। अब वो फोन क्या कर रहा है, कार्ड दे रहा है। मैं एक बार मिलाया फोन, अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो, कार्ड दिया। मैंने 2 बार मिलाया, कार्ड दिया। 3 बार मिलाया, कार्ड दिया। तो क्या किया, वो उसका जो एक्ट है वो बता रहा है कि वो बाइक नहीं खरीदेगा, वो बाइक
नहीं खरीदेगा। फिर दूसरा पॉइंट, अब मान लो कि मैं किसी को कह रहा हूं, मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है अतुल, मैंने कहा अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो कुछ क्या नहीं कर रहा है, कुछ ओमिट कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो लोभ कर रहा है, वो लोभ कर रहा है। तब भी मुझे पता लग जाएगा कि वो मेरी बाइक खरीदना नहीं चाहता है। तो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे हो सकता है, या कोई कार्य करके या कोई कार्य का लोप करके, कोई कार्य करके या कोई कार्य का लोप करके, एक्ट करके या फिर ओमिट करके आपका क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किया जा सकता है। सेक्शन 3 सिर्फ इतना कहता है। हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made, कैसे होगा, by any act, any act पे सर्किल करना, by any act or omission of the proposing party, जो प्रपोजिंग पार्टी है, जो एक्सेप्टिंग पार्टी है, वो क्या कर सकती है, या कोई एक्ट करके या कोई ओमिशन करके क्या कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है, उसको रिवोक कर सकती है, या उसको क्या कर सकती है, आपका कम्युनिकेशन कर सकती है। फिर बाय विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। बस आपको स्टूडेंट्स हमेशा सेक्शन 9 को सेक्शन 3 के साथ पढ़ना चाहिए। मतलब सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि हम क्या करेंगे, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या रिवोक करेंगे, कैसे कर सकते हैं। इसमें तो बोला गया है कोई एक्ट और ओमिट करके, तो वो एक्ट कैसे होगा, या फिर एक्सप्रेस होगा, या फिर एक्सप्रेस होगा, या फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इंप्लाइड होगा। क्या होगा, इंप्लाइड होगा। एक्सप्रेस में क्या होता है, एक्सप्रेस में वर्ड्स के थ्रू और इंप्लाइड में अदरवाइज। मान लीजिए कि मैंने अतुल से कहा अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो, उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं तुम्हारी बाइक खरीद लूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 50,000 रुपए मुझे चाहिए। मैंने कहा अतुल से कि मैं 50,000 रुपए में अपनी बाइक बेच रहा हूं, क्या मेरी बाइक खरीदोगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो घर गए, 50,000 रुपए लाकर मुझे दे दिए। जैसे वो 50,000 रुपए दिए, उन्होंने एक्सप्रेसली कोई बात नहीं बोली मुझसे, लेकिन इंप्लाइड, जैसे वो 50,000 देते हैं, ये इंप्लाइड हो जाता है कि वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसे पकड़ो, जैसे उन्होंने वो 50,000 रुपए हमें दिया, हम जान जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इंप्लाइड होगा। सेक्शन 9 इसी को कहता है। सेक्शन 9 कहता है कि आप कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिवोक कर सकते हैं, किसके थ्रू, 2 पॉइंट्स के थ्रू, एक्सप्रेसली या इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब अपने वर्ड से एक्सप्रेस करके, इंप्लाइड मतलब कोई ऐसा एक्ट करके या अदरवाइज, वो कोई भी तरीका हो सकता है। क्या कर सकते हैं, ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेक्शन 9 को हमेशा सेक्शन 3 के साथ पढ़ना चाहिए। सेक्शन 9 को हमेशा सेक्शन 3 के साथ पढ़ना चाहिए। ये प्रयास करना कि सेक्शन 9 की भाषा को सेक्शन 3 में इंप्लीमेंट करा पाओ, क्योंकि आप ये जो कर रहे हो, या तो ये कोई एक्ट करोगे या कोई एक्ट नहीं करोगे। ये जो दोनों पॉइंट हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे से रिलेवेंट हैं। ये बात। अगला है स्टूडेंट सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपका क्या कहता है, देखिए सेक्शन 4 बात करता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी। अब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है, प्रपोजल की तरफ से भी और एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टर की तरफ से भी। हम बात करेंगे दोनों की तरफ से। देखो, अगेंस्ट प्रपोजल मतलब जो प्रपोजल दे रहा हो, अगेंस्ट एक्सेप्टर
तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? देखो, जब ट्रांसमिट या कोई भी इंफॉर्मेशन भेजा गया हो। देखो, ये जो आपका सेक्शन है ये कहीं ना कहीं पुराने समय में लागू होता था। पुराने समय में जैसे आप कह सकते हो, देखो अब आपका क्या आ गया, फोन आ गया। फोन में आप किसी को कॉल करके बता देते हो कि हेलो, मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, क्या आप खरीदेंगे? जी हाँ, मैं खरीदूंगा। डन हो गया। लेकिन पहले पत्र लिखकर भेजा जाता था, पहले चिट्ठियां लिखकर भेजी जाती थी। तो जब आपने चिट्ठी किसमें डाली, डाकिया को दी या फिर डाकघर में जाके दी, तो जैसे वो चिट्ठी आपने डाकघर में दी या डाक पत्र में डाली, ट्रांसमिट की, प्रपोजल की तरफ से जो प्रपोजल दे रहा है उसकी तरफ से क्या माना जाएगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। फिर जब प्रॉमिसर यानी प्रपोजल को जानकारी मिले, मतलब उस चिट्ठी को पढ़ा, एक्सेप्टर ने उस चिट्ठी को पढ़ा अतुल ने मेरी बाइक खरीदने वाली को, और वो लिख के बोल दिया हाँ, और जब उसकी चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाए, किसके पास? उसकी चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाए, जब प्रपोजल को जानकारी मिले कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। यानी जो प्रपोजल है, जो ऑफर दे रहा है, जब वो अपना मैसेज भेजेगा तो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। जब उधर से मैसेज का रिप्लाई मुझे रिसीव हो जाएगा, तब क्या माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस की तरफ से, एक्सेप्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल गया, उसकी तरफ से क्या हो गया? कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ये आपका सेक्शन 4 बात करता है। देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन it comes to the knowledge of person to whom it is made. The communication of an acceptance is complete as against proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be put of the power of the acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge. जब किसके नॉलेज में आएगा? प्रपोजल के नॉलेज में आएगा। बेटा बिल्कुल यही है कि जब मैसेज हम ट्रांसमिट कर दिए, किसके पास पहुंच गया? एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, एक्सेप्टर ने उसे देखा, फिर जब वो अपना रिप्लाई दिया मेरे पास पहुंच गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब रिवोकेशन में भी होगा। रिवोकेशन कैसे हो सकता है? देखो, प्रपोजल इस टाइम से पहले रिवोक किया जा सकता है। देखो, कौन से टाइम से पहले? मतलब ये ऑफर भेजने से पहले प्रपोजल क्या कर सकता है? इसको रिवोक कर सकता है। जैसे मैंने लिखा मैसेज में कि क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे, फिर मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, वो पत्र भेजा ही नहीं, तो इस टाइम तक क्या किया मैंने? ऑफर को रिवोक कर दिया प्रपोजल की तरफ से। अब कब आपका एक्सेप्टर क्या कर सकता है? ऑफर को रिवोक कर सकता है प्रपोजल के जानकारी मिलने से पहले। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं अतुल के यहां गया, आज शनिवार है, मैं अतुल के पास गया, मैंने अतुल से कहा कि मेरी बाइक खरीद लो। अतुल ने कहा मंडे 3 बजे तक मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक, अब 12 बजे उसे ये पता लग जाता है मंडे को कि मेरी बाइक सही नहीं है, उसका इंजन खराब है। वो 3 बजे से पहले मतलब 2:55 तक वो बता सकता है कि मैं आपके ऑफर को रिवोक कर सकता हूं, मैं आपके ऑफर को नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये वो बता सकता है। स्टूडेंट्स, एक बात और आप नोट करना कि ये सारी चीजें रियल एस्टेट में काफी ज्यादा मदद करती हैं, जमीन जायदाद में काफी ज्यादा मदद करती हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। देखो, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो जब तक प्रपोजल के पास मैसेज ना पहुंचे और एक्सेप्टेंस के एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस से हम अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर क्या सेक्शन की भाषा है, इसे थोड़ा क्लियर करके बताइए। बेटा यही है, ये आपका सेक्शन 5 है। मतलब सेक्शन 5 आपका कहता है सेम एज क्या होगा? एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस। इस टाइम तक एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं जा सकती। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 5 आपका क्लियरली कहता क्या है? सेक्शन 5 आपका कहता है कि आप मैसेज भेजने से पहले अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो एज अ प्रपोजल। मतलब
जो मैं भेज रहा हूं प्रस्ताव, उसको भेजने से पहले उसको मैं रिवोक कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं मैसेज भेज रहा था, मैसेज डिलीट कर दिया। फिर आपका सेक्शन 5 का सेकंड पैरा कहता है कि जो एक्सेप्टर है उसने ऑफर को एक्सेप्टेंस किया, इसकी जानकारी प्रपोजर को मिलने से पहले, प्रपोजर को यानी जो प्रस्ताव भेज रहा है उसको मिलने से पहले वो ऑफर को रिवोक कर सकता है। चीजें क्लियर? डन? नहीं क्लियर हुई है तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ, मैंने एक पत्र लिखा अतुल को कि मेरी बाइक खरीदोगे। मैंने उसको पत्र भेज दिया, इधर से कम्युनिकेशन कंप्लीट। पत्र अतुल को मिला, अतुल ने उस पत्र को रीड किया, रीड करने के बाद वो मुझे जवाब भेजा, जवाब मुझे हाँ में मिला, कम्युनिकेशन कंप्लीट, सेक्शन 4 कंप्लीट। अब मैं पत्र भेजने जा रहा था, लेटर बॉक्स में डालने जा रहा था, मैंने कहा नहीं डालूंगा, मैंने रिवोक कर दिया, हटा दिया। अब ये तो मेरी तरफ से है। अब मैंने पत्र डाल दिया, अतुल ने देखा, पढ़ा भी, और उस पत्र की कोई जानकारी मुझे नहीं दी। मतलब मेरी जानकारी मिलने से पहले ही वो पत्र को क्या कर दिया, उस ऑफर को रिवोक कर दिया। ये आपका एक्सेप्टर कर सकता है। क्लियर? अब सेक्शन 6 पे चलते हैं। देखो सेक्शन 5 बताता है कब आपका रिवोकेशन होगा कोई भी ऑफर का, और सेक्शन 6 बताता है कैसे होगा। सेक्शन 6 में 4 प्रकार के प्रोविजन, 4 प्रकार की विधियां दी हुई हैं जिससे आपका ऑफर रिवोक हो सकता है। क्या है? सेक्शन 6। सेक्शन 6 देखो, सेक्शन जो ये रिवोक है ये कैसे होगा, कैसे होगा ये बताता है सेक्शन 6, और कब तक हो सकता है, कब तक ये बताता है सेक्शन 5। कौन? सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 में 4 प्रकार की विधियां हैं। पहला, हम कोई नोटिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन कर सकते हैं। पहला, नोटिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन कर सकते हैं। नोटिस के थ्रू कोई संविदा को तोड़ सकते हैं, नोटिस के थ्रू कोई संविदा को तोड़ सकते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ द टाइम, दूसरा। तीसरा हो गया आपका फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन, और लास्ट आपका डेथ और इंसैनिटी ऑफ पर्सन। ये आपके कुछ विधियां हैं जिससे आप सेक्शन 6 में रिवोकेशन तो कर सकते हो, रिवोकेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला क्या है, आप नोटिस भेज के, पत्र भेज के क्या कर सकते हो, रिवोकेशन कर सकते हो, अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा कि अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो, अतुल भाई मेरी बाइक खरीद लो। अतुल ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया पिछले 1-1.5 महीने तक, टाइम निकल गया, लैप्स ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कि अमेजॉन पे एक सेल निकली जिसे कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। उसने आपको इनवाइट किया कि एक पैंट के साथ 3 पैंट फ्री, और बोला कि ये सिर्फ 15 फरवरी तक रहेगा। अब वो आपको क्या दे रहा है, 15 फरवरी तक एक टाइम दे रहा है। 15 फरवरी के बाद वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आगे क्या है, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन। अगर मैंने बाइक 50,000 की बोली है और वो 50,000 देना ही नहीं चाहता है तो मेरी कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। और लास्ट वाला क्या है, डेथ और इंसैनिटी, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर बात ही खत्म हो जाता है। वहीं पर तो वो जब व्यक्ति नहीं है तो ऑफर एक्सेप्टेंस का मतलब ही क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया सेक्शन 6। सेक्शन 7 आपका बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 को हमेशा सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 एक के साथ पढ़ना चाहिए। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 7 कहता है कि आपका जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब
उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं जोर जबरदस्ती करके अतुल से अपनी बाइक नहीं खरीदवा सकता कि मेरी बाइक खरीदो ही तुम, वो इसको बंदूक के सर पे रख के ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी बाइक को खरीदो नहीं मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और दूसरा हम रीजनेबल टाइम देंगे अपनी बातों को रखने का, और वो टाइम कैसा होगा ये बिल्कुल इसमें डिस्क्राइब किया गया है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं सेक्शन 7 का। ये बताइए आप लोग, अगर नगर निगम ने, मान लीजिए लखनऊ नगर निगम ने एक ऑफर दिया कि हम एक प्लॉट बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख है, और वह प्लॉट का जो पैसा जमा होगा वो डीडी में जमा होगा। किस में जमा होगा? डीडी में, डिमांड ड्राफ्ट में। ठीक है, हम ले जाके वो पैसा चेक में जमा कर देते हैं। उसके भाई हमने क्या किया, उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, हमने 10 लाख रुपए चेक में जमा कर दिए। अब उसके पास एक रीजनेबल टाइम था कि वो मुझे तुरंत बता दे कि हम आपका क्या नहीं करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने डीडी नहीं दिया, या फिर उसके पास क्या था, 1-2 महीने बाद टाइम था। लेकिन अब 1 साल बाद उस प्लॉट की सेल हुई और मुझे ये कह के मना कर दिया गया कि आप डीडी नहीं, आपने चेक दिया था, इसीलिए आपका हम ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये रीजनेबल टाइम नहीं है। क्या नहीं है? ये रीजनेबल टाइम नहीं है। तो हम हमेशा अगर किसी भी ऑफर को रिवोक करेंगे तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर करेंगे। क्या करेंगे? एक रीजनेबल टाइम के अंदर करेंगे। रीजनेबल टाइम, और सुनिए, अगर एक ऑफर निकला और उस ऑफर का एक मैनर है, एक तरीका है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए कि यूपीएससी ऑफर निकालती है कि आइए आईएएस की परीक्षा दीजिए, लेकिन आईएएस की परीक्षा आप दीजिए तो उसमें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो जो ऑफर है वो सारे बच्चों को है कि आप जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके लिए ग्रेजुएशन भी टर्म एंड कंडीशन है। मान लीजिए एलएलबी का फॉर्म निकलता है तो एलएलबी के लिए क्या है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। एलएलएम का फॉर्म निकलता है, उसके लिए जो ऑफर दिया गया है तो उसके लिए एक मैनर है, एक कंडीशन अप्लाइड है कि आपको एलएलबी होना चाहिए। तो ये आपका सेक्शन 7 बात करता है। सेक्शन 8 कहता है स्टूडेंट्स आपका, देख लेते हैं यहां पे, सेक्शन 8 कहता है आपका यहां पर स्टूडेंट्स कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। देखो ये सीधा इतना बताया गया है कि जो आपको ऑफर दिया गया है अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कंसिडरेशन के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे अगर माता सीता से किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो जनक ने एक ऑफर दिया है, जनक जी ने, कि भैया धनुष को तोड़ो। किसको तोड़ो? धनुष को तोड़ो। ऑफर सबके लिए है, कंसिडरेशन ये है। स्टूडेंट्स, मैं किसी के भी आस्था का अपमान नहीं कर रहा, मैं भी माता सीता का उतना सम्मान करता हूं जितना आप लोग करते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये बताया है क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि सब लोग धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो धनुष है, धनुष जो बच्चे है आपका, ये क्या है, एक तरीके से कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। और ये जो धनुष को तोड़ने वाला क्या है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब सीता जी से शादी करने के लिए इस धनुष को तोड़ना पड़ेगा, इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपका जो कंडीशन रहित एक्सेप्टेंस होती है वो किसमें कवर होती है? सेक्शन 8 में कवर होती है। ये आपका सेक्शन 8 बात करता है।
सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 3, 4, 5, 6। सेक्शन 3 बात करता है कि कम्युनिकेशन कैसे होगी। सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा। सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन कैसे होगा। सेक्शन 6 बात करता है आपके कि रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। देखो, पहला नोटिस से, दूसरा लैप्स ऑफ टाइम से, तीसरा अगर एक्सेप्टर फुलफिल कंडीशन नहीं करता, चौथा डेथ हो जाती है पर्सन की, सातवां अनकंडीशनल हम नहीं कर सकते एक्सेप्टेंस, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और सेकंड पॉइंट कहता है सेक्शन 7 का कि रीजनेबल टाइम या प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही उसका हम जवाब देंगे। सेक्शन 8 कंडीशन बताता है कि अगर आप कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। और सेक्शन 9 आपका कहता है कि आपका जो प्रॉमिस होगा वो या फिर एक्सप्रेस होगा या फिर इंप्लाइड होगा। एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इंप्लाइड बाय कंडक्ट और अदरवाइज। क्लास मैंने प्रयास किया है कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें आपको समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।